हेलो एवरीवन। पर्ट सीपीएम लेक्चर सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड और वी कैन से क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, दैट इज़ सीपीएम और सीपीए। सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू सीपीएम. CPM was developed by DuPont and Remington Rand for industrial projects for which activity time generally were known. CPM का जो डेवलपमेंट है वो ड्यूपॉन्ट और रेमिंगटन रैंड ने किया था इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, मींस ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिन प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस ऑफ टाइम सर्टेन होता है, फिक्स्ड हो सकता है, या हम कहते हैं ऑलरेडी नोन होता है. So the projects comprising the deterministic type of activities are handled by CPM network technique. मीन्स जैसे प्रोजेक्ट्स जिनकी एक्टिविटीज़ डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होती हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को हम CPM नेटवर्क टेक्निक से ही हैंडल करते हैं. दिस मेथड कैलकुलेट द मिनिमम कंप्लीशन टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द पॉसिबल स्टार्ट एंड फिनिश टाइम फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़. तो CPM मेथड की हेल्प से हम प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं और जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या पॉसिबल स्टार्ट और फिनिश टाइम हो सकता है उसको भी कैलकुलेट करते हैं. द क्रिटिकल पाथ इटसेल्फ रिप्रेजेंट द सेट और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ विच विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट. तो जो क्रिटिकल पाथ है वो उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस या सेट है जो लॉन्गेस्ट टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में. मीन्स प्रोजेक्ट की उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं जो लॉन्गेस्ट टाइम लेती हैं for their completion. The duration of the critical path is the sum of the activities durations along the path. और क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के बाद हम क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं. और वो कैसे निकालते हैं हम, जो क्रिटिकल पाथ में इन्वॉल्व होने वाली क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन का टोटल सम करके हम क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं. और ये जो क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन आता है इसी को हम प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन कहते हैं. तो इस तरीके से हम CPM मेथड का यूज़ करके प्रोजेक्ट का टाइम ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करते हैं. Thus the critical path can be defined as the longest possible path through the network of project activities. तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो लॉन्गेस्ट टाइम लेता है कंप्लीट होने में. The duration of the critical path represent the minimum time required to complete a project. और क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होता है वो ही प्रोजेक्ट के मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है. एनी डिलेज अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ वुड इम्प्लाई दैट एडिशनल टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. और क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन है अगर उसमें कोई डिले होती है तो प्रोजेक्ट के टाइम ऑफ कंप्लीशन में भी डिले हो जाती है, इसीलिए हम उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं. क्रिटिकल पाथ में वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो जिनमें डिले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उन एक्टिविटीज़ में डिले होगी तो प्रोजेक्ट के टाइम ऑफ कंप्लीशन में भी डिले हो जाएगी. इसलिए हम उन एक्टिविटीज़ को क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं और उन एक्टिविटीज़ के सेट या सीक्वेंस को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं, क्योंकि उस क्रिटिकल पाथ के ड्यूरेशन पर ही प्रोजेक्ट का टाइम ऑफ कंप्लीशन डिपेंड करता है. नेक्स्ट है द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में ये 3 स्टेप्स यूज होते हैं. फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ CPM नेटवर्क. तो क्रिटिकल पाथ मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट है उसका CPM नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं. सेकेंड स्टेप फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. सेकेंड स्टेप में हम प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं और उस क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन निकालते हैं. उस क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होता है वही प्रोजेक्ट का टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है. मीन्स सेकेंड स्टेप में हम प्रोजेक्ट का टाइम ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करते हैं. थर्ड स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ फ्री फ्लोट्स एंड टोटल फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़. तो थर्ड स्टेप में हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट फाइंड आउट करते हैं. नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्रिटिकल पाथ में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उन्हें हम प्रोजेक्ट की नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं. नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, जिनको हम थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे सकते हैं, और कितना मैक्सिमम टाइम के लिए हम उन एक्टिविटीज़ को डिले कर सकते हैं वही उन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्लोट कहलाता है. तो थर्ड स्टेप में हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के फ्री फ्लोट्स और टोटल फ्लोट्स का कंप्यूटेशन करते हैं. ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं CPM मेथड में. नेक्स्ट हम देखेंगे CPM से रिलेटेड कुछ नोटेशंस. फर्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ IJ विच रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी IJ विद टेल इवेंट I एंड हेड इवेंट J. सपोज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2, 3 इसको रिप्रेजेंट करेगा उस एक्टिविटी को जिसका टेल इवेंट 2 और हेड इवेंट 3 है.
नेक्स्ट है ई आई। ई आई रिप्रेजेंट करता है किसी इवेंट आई का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। एल जे रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट अलाउेबल अक्रेंस टाइम ऑफ इवेंट जे। एल जे रिप्रेजेंट करता है किसी भी इवेंट का लेटेस्ट अक्रेंस टाइम। नेक्स्ट है डी आई जे। सो डी आई जे रिप्रेजेंट्स एस्टिमेटेड completion टाइम ऑफ एक्टिविटी आई जे, और वी कैन से द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी आई जे। नेक्स्ट है ई एस आई जे। ई एस आई जे रिप्रेजेंट्स द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आई जे। ई एफ आई जे। ई एफ आई जे रिप्रेजेंट्स द अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आई जे। नेक्स्ट है एल एस आई जे, विच रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आई जे। The last one is LFIJ, which represents the latest finishing time of an activity IJ. नेक्स्ट है फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम जो इवेंट्स होते हैं उनका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो AOA नेटवर्क डायग्राम होता है उसका यूनिक इनिशियल इवेंट होता है और यूनिक ही उसका टर्मिनल इवेंट होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के नेटवर्क डायग्राम का जो इनिशियल इवेंट होता है उसके लिए अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम मीन्स EI की वैल्यू 0 होती है, और उस इनिशियल इवेंट के बाद जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं उनका जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज़ EJ इज इक्वल टू EI प्लस DIJ। मीन्स जो इनिशियल इवेंट है उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम तो 0 होता है, और उस इनिशियल इवेंट के बाद जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे उनके अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, EJ इज इक्वल टू EI प्लस DIJ। सेकेंड रिलेशन है ESIJ इज इक्वल टू EI। मीन्स किसी भी एक्टिविटी IJ का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, उस एक्टिविटी के टेल इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल। नेक्स्ट रिलेशन है EFIJ इज इक्वल टू ESIJ प्लस DIJ, और वी कैन से EFIJ इज इक्वल टू EI प्लस DIJ। मीन्स किसी भी जो एक्टिविटी IJ का अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, उस एक्टिविटी के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन मीन्स DIJ के इक्वल। और अभी सेकंड जो रिलेशन है उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है वो किसके इक्वल होता है, उस एक्टिविटी के टेल इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम मीन्स EI के इक्वल। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटी IJ है उसका अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम किसके इक्वल होगा, उस एक्टिविटी के टेल इवेंट का जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम है मीन्स EI प्लस उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन मीन्स DIJ के इक्वल। फोर्थ रिलेशन सेम ही है कि इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम तो 0 होता है, और इनिशियल इवेंट के बाद जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं उनका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है EJ इज इक्वल टू EI प्लस DIJ। फॉर्मूला चेंज हो जाता है EJ इज इक्वल टू मैक्सिमम EI प्लस DIJ में, कब, जब वो पर्टिकुलर इवेंट मोर देन 2 इनिशियल इवेंट से कनेक्टेड हो तब। सपोज़ कोई इवेंट है जिसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम हमें फाइंड आउट करना है, और वो ऐसा इवेंट है जो मोर देन वन प्रेसिडिंग इवेंट से कनेक्टेड है, तो उस केस में हम कौन सा वाला सेलेक्ट करते हैं जो वैल्यू मैक्सिमम आती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है EJ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ EI प्लस DIJ, ये उन इवेंट्स के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए है जो इवेंट्स मोर देन वन प्रेसिडिंग इवेंट से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन के थ्रू हम इवेंट्स का लेटेस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट करते हैं, और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, L से। भी नेटवर्क डायग्राम का जो एंडिंग इवेंट या टर्मिनल इवेंट का जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम मीन्स LI की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, उस इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल होती है। ठीक है, तो जो नेटवर्क है उसके टर्मिनल इवेंट के लेटेस्ट अक्रेंस टाइम की वैल्यू LI की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उस इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम मीन्स EI के इक्वल। सेकेंड रिलेशन है इसमें LFIJ इज इक्वल टू LJ, और किसी भी एक्टिविटी IJ का जो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, उस एक्टिविटी के हेड इवेंट के लेटेस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल। थर्ड रिलेशन है LSIJ इज इक्वल टू LFIJ माइनस DIJ, और LSIJ इज इक्वल टू LJ माइनस DIJ। तो किसी भी एक्टिविटी IJ का जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो किसका डिफरेंस के इक्वल होता है, उस एक्टिविटी के लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम और उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन के डिफरेंस के इक्वल। अभी सेकंड रिलेशन में हमने ये भी देखा कि एक्टिविटी का जो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम है वो किसके इक्वल होता है, LJ के इक्वल। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी बना सकते हैं
कि जो एक्टिविटी आई जे है उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम किसके इक्वल होगा, उस एक्टिविटी के हेड इवेंट का जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम है मीन्स एल जे माइनस डी आई जे के इक्वल। फोर्थ है एल आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल जे माइनस डी आई जे। जो टर्मिनल इवेंट है उसका लेटेस्ट अक्रेंस टाइम तो उस इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल हो गया, और उस टर्मिनल इवेंट से पहले के जितने भी इवेंट्स हैं उनके लेटेस्ट अक्रेंस टाइम मीन्स उनके लिए एल आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके, एल आई इज इक्वल टू एल जे माइनस डी आई जे का यूज़ करके। और ये कंडीशन मिनिमम वाली कब आ जाएगी, जब कोई इवेंट मोर देन वन इवेंट से कनेक्टेड हो। तो आइए अब हम CPM मेथड पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम है टास्क ABCHI कंस्टिट्यूट अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जिसकी ABCHI एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ की प्रेसिडेंस रिलेशनशिप हमें गिवन है। What we have to do, we have to draw a network to represent the project and find the minimum time of completion of the project। हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है फर्स्ट थिंग, और सेकंड हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करना है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं मीन्स प्रोजेक्ट के जो टास्क हैं उनका ड्यूरेशन हमें गिवन है, टाइम एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन जिसको हम DIJ से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें गिवन है। और थर्ड हमें ये भी करना है ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। तो इस प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट तो जो प्रोजेक्ट है उसका नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, सेकेंड हमें क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है, और थर्ड हमें प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ CPM नेटवर्क। तो CPM नेटवर्क हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये था हमारा स्टेप 1। नाउ स्टेप टू में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे, और क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के बाद क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे, और वो जो ड्यूरेशन आएगा क्रिटिकल पाथ का वही हमारे प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा। तो प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम है उसमें जितने भी इवेंट्स हैं उन इवेंट्स का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट करते हैं। अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के लिए हम फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन का यूज़ करते हैं, और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम के लिए हम बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन का यूज़ करते हैं। तो फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन का यूज़ करके हम जो नेटवर्क है उसके इवेंट्स का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकाल लेते हैं। तो नेटवर्क में कितने इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 इवेंट्स का हमें अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकालना है बाय यूजिंग फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में हमने एक रूल पढ़ा था कि जो इनिशियल इवेंट होता है नेटवर्क का उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम 0 होता है। तो जो हमारा नेटवर्क है उसका इनिशियल इवेंट 1 है, तो इवेंट 1 जो है उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इवेंट है वो है इवेंट नंबर 2। इवेंट नंबर 2 का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे EJ इज़ इक्वल टू EI प्लस DIJ। फॉर्मूला हमने देखा था अभी पीछे, EJ इज़ इक्वल टू क्या होता है, EI प्लस DIJ। तो E2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, E2 के लिए फॉर्मूला होगा E1 प्लस D1 2। तो E1 0 है और D1 2 1 2 एक्टिविटी A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्टिविटी A का ड्यूरेशन जो है वो 8 हमें गिवन है, तो D1 2 की वैल्यू हो गई 8। तो E2 आ गया हमारा 0 प्लस 8 मीन्स 8। नेक्स्ट जो हमारे इवेंट है वो है इवेंट नंबर 3। तो इवेंट नंबर 3 का जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम है मीन्स E3, वो हम कैसे निकालेंगे, E3 जो है वो इवेंट किससे कनेक्ट है, इवेंट नंबर 3 जो है वो कनेक्ट है इवेंट नंबर 1 से। तो इवेंट 3 का जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम है वो इवेंट 1 का यूज़ करके निकालेंगे। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे E3 इज़ इक्वल टू E1 प्लस D1 3। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इवेंट 3 का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकाल लेते हैं मीन्स E3 के लिए फॉर्मूला बनेगा E1 प्लस D1 3। तो E1 हमारा 0 है और D1 3 कौन सी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिविटी C को, और उसका ड्यूरेशन हमें गिवन है 8। तो 0 प्लस 8, E3 की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ इवेंट की बात करते हैं। फोर्थ इवेंट E4, उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम क्या होगा E4।
तो E4 हम निकालने के लिए पहले हम देखते हैं जो इवेंट 4 है हमारा वो किन किन इवेंट से कनेक्ट है। फोर्थ जो इवेंट है, इवेंट नंबर जो 4 है वो कनेक्ट है इवेंट नंबर 2 और 1 से। तो 2 और 1 से कनेक्ट है, तो हम दो तरीके से हम इसका अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम निकाल सकते हैं, बट हम किसको चूज़ करेंगे, जो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर E4 कैसे कैसे निकाल सकते हैं, E4 निकल सकता है एक तो E1 प्लस D1 4 से, और E4 कैसे निकल सकता है E2 प्लस D2 4 से। दोनों और इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं E4 के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करा मैक्सिमम ऑफ E1 प्लस D1 4 एंड E2 प्लस D2 4। तो E1 दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 18, वही होगी हमारे इवेंट 4 के लिए अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम। सिमिलरली जो इवेंट नंबर 5 है वो कनेक्ट है किससे, इवेंट नंबर 4 और 3 से। तो इवेंट नंबर 5 जो है उसका अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। E5 इज इक्वल टू क्या होगा, E3 प्लस D35, और E5 और कैसे निकाल देंगे हम, E4 प्लस D4 5, और इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं E5 कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ E3 प्लस D35 एंड E4 प्लस D4 5। मैक्सिमम वैल्यू आई है 35, तो 35 हो गया फिफ्थ इवेंट का अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम। लास्ट हम E6 मीन्स इवेंट नंबर 6 का अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम निकाल लेते हैं। और उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो इवेंट 6 है वो कौन कौन से इवेंट से कनेक्टेड है। एक तो इवेंट नंबर 2 से, 5 से और 3 से। एक तो 2 से कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है और 3 से कनेक्ट है। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे हमने E6 निकाला है। E6 होगा मैक्सिमम ऑफ E2 प्लस D2 6, E5 प्लस D5 6 एंड E3 प्लस D3 6, और मैक्सिमम वैल्यू आई है 44। तो इस तरीके से हमने जो हमारे नेटवर्क डायग्राम में 6 इवेंट्स थे उन 6 इवेंट्स का अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम फाइंड आउट किया बाय यूजिंग फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इवेंट्स हैं उनका लेटेस्ट रेफरेंस टाइम भी फाइंड आउट करेंगे। तो लेटेस्ट रेफरेंस टाइम के लिए हम बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन का यूज़ करते हैं। और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में जो हमारा एक रूल था कि जो नेटवर्क का जो टर्मिनल इवेंट है, जो नेटवर्क का एंड इवेंट है, उसका जो लेटेस्ट रेफरेंस टाइम होता है वो उस इवेंट के अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम के इक्वल होता है। मीन्स जो हमारा नेटवर्क है इसका एंड इवेंट है इवेंट नंबर 6, तो इस इवेंट नंबर 6 का जो लेटेस्ट रेफरेंस टाइम आएगा मीन्स L6, वो किसके इक्वल होगा, इसका जो अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम है उसके इक्वल। और E6 जो की वैल्यू जो आई थी 44 थी, मीन्स इवेंट 6 का अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम 44 है, तो इवेंट 6 का जो लेटेस्ट रेफरेंस टाइम है मीन्स L6 वो भी क्या होगा 44 होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लेटेस्ट रेफरेंस टाइम है इसके लिए फॉर्मूला होता है LJ इज इक्वल टू LI माइनस DIJ। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं उनका लेटेस्ट रेफरेंस टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए इवेंट नंबर 6 के बाद हम बैकवर्ड मूव करेंगे तो हमें मिलता है इवेंट नंबर 5। इवेंट नंबर 5 कनेक्ट है किससे, इवेंट 6 से। तो इसके लिए फॉर्मूला भी बनेगा L5 के लिए फॉर्मूला बनेगा L6 माइनस D5 6। तो L6 की वैल्यू है ये 44 माइनस D5 6। D5 6 मीन्स 5 6 जो एरो है, 5 6 नोड्स को कनेक्ट करने वाला जो एरो है वो किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिविटी आई को, और इस एक्टिविटी आई का ड्यूरेशन है 9, मीन्स D5 6 की वैल्यू हो गई 9। तो L5 की वैल्यू आगे सॉल्व करके 35। सिमिलरली हम L4 निकाल लेंगे, L3 L2 L1, और यहाँ पर भी सपोज़ हमें नोड नंबर 3 के लिए हमें लेटेस्ट रेफरेंस टाइम निकालना है। तो नोड नंबर 3 कनेक्ट है नोड नंबर 5 और 6 से। तो नोड नंबर 5 और 6 से कनेक्ट है, तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, L3 कैसे कैसे निकाल सकते हैं, एक तो L5 माइनस D35, और L3 और कैसे निकाल सकते हैं, L6 माइनस D3 6।
और हम इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को चूज़ करेंगे जो मिनिमम होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला है हमने L3 के लिए फॉर्मूला है मिनिमम ऑफ L6 माइनस D3 6, L5 एंड L5 माइनस D3 5। तो इसकी वैल्यू है 17। सिमिलरली हम अदर इवेंट्स के लिए भी लेटेस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। तो सभी इवेंट्स के लिए अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट करने के बाद हमें नोट्स के अलोंग इनकी जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम की वैल्यू आई है उसे नोट डाउन कर देते हैं। जो ऊपर वाला बॉक्स है वो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाले बॉक्स की जो वैल्यू है वो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हमने सभी नोट्स के अलोंग उसकी अर्लीस्ट और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम की वैल्यू रिकॉर्ड कर दी। क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सो दिस इज़ मेथड 1। सो मेथड 1 में हम एक नेटवर्क एनालिसिस टेबल कंपाइल करते हैं। इस नेटवर्क एनालिसिस में कुछ कॉलम्स होते हैं इस तरीके से। फर्स्ट कॉलम है एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए। सेकेंड कॉलम है एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन के लिए। थर्ड कॉलम है एक्टिविटीज़ के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए। फोर्थ कॉलम है एक्टिविटीज़ के लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के लिए। फिफ्थ कॉलम है एक्टिविटीज़ के अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए। सिक्स्थ कॉलम है एक्टिविटीज़ के लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए। और लास्ट कॉलम है टोटल फ्लोट के लिए। तो अभी कैसे कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया। एक्टिविटीज़ का जो ड्यूरेशन हमें प्रॉब्लम में गिवन था उसको भी यहाँ राइट डाउन कर दिया। अब हम देखते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है। तो किसी भी एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो उस एक्टिविटी के जो टेल इवेंट है उसके अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल होता है। मीन्स एक्टिविटी आई जे है सपोज, तो आई जे का टेल इवेंट आई है, तो इवेंट आई का जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम होगा वही एक्टिविटी का क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर 1-2 एक्टिविटी जो है उसका टेल इवेंट है इवेंट नंबर 1। तो इवेंट नंबर 1 का जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम होगा मीन्स E1 वही क्या होगा, इस एक्टिविटी 1-2 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की वैल्यू होगी। तो हम नेटवर्क के सभी इवेंट्स के लिए अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मीन्स हमारे पास इस कॉलम की वैल्यू अवेलेबल है। सिमिलरली जो एक्टिविटी है उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है। लेटेस्ट फिनिश टाइम मीन्स उस एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है उस हेड इवेंट का जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम होता है वो ही उस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1-2 का जो हेड इवेंट है वो है इवेंट नंबर 2। तो इवेंट नंबर 2 का जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम होगा वही इस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। और हम सभी इवेंट्स के लेटेस्ट अक्रेंस टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक्टिविटीज़ का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है उसका रिकॉर्ड भी हम उसका डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमें प्रॉब्लम में गिवन था और ई आई और एल जे की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अभी हमें इस टेबल में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और टोटल फ्लोट फाइंड आउट करना बाकी है, रह गया है। तो अभी हमें निकालना है सपोज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। तो इस कॉलम का डाटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एल फॉर्मूला है एल जे माइनस डी आई जे। तो एल जे ये है और डी आई जे ये है। एक ड्यूरेशन जो है उसको डी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों को माइनस करके हम इस कॉलम का डाटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ई आई प्लस डी आई जे। ई आई ऑलरेडी हमारे पास है, डी आई जे भी है, तो इन दोनों को सम करके हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर द एक्टिविटीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सभी कॉलम्स का डाटा कैसे कैसे कलेक्ट करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट के लिए फॉर्मूला होता है एल एस माइनस ई एस। मीन्स एक्टिविटी का जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है उसके डिफरेंस को हम टोटल फ्लोट बोलते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए ये कॉलम है ऑलरेडी हमारे पास, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए भी एक्टिविटीज़ की कॉलम है। तो उसका डिफरेंस हमें यहाँ लिखना है 0 माइनस 0 9 माइनस 0 9 8 माइनस 0 8 8 माइनस 8 0 28 माइनस 8 20। तो इस तरीके से हम टोटल फ्लोट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेबल कंपाइल करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके लिए टोटल फ्लोट 0 आया है। तो किन किन एक्टिविटीज़ के लिए टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 आई है। फर्स्ट है ये एक्टिविटी, देन ये एक्टिविटी,
देन दिस एंड दिस। तो ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 1 2, एक्टिविटी 2 4, एक्टिविटी 4 5 एंड एक्टिविटी 5 6, इनके लिए जो टोटल फ्लोट है उसकी वैल्यू 0 आई है। तो इन एक्टिविटीज़ को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। वो एक्टिविटीज़ जिनके लिए टोटल फ्लोट 0 होता है उन एक्टिविटीज़ को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। टोटल फ्लोट मीन्स मैक्सिमम कितना रिलैक्सेशन टाइम हम किसी एक्टिविटी को दे सकते हैं। तो ये वो एक्टिविटीज़ है जिनको हम डिले नहीं कर सकते, मीन्स कोई रिलैक्सेशन टाइम नहीं दे सकती, इसलिए हम इनको क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमने टोटल फ्लोट फाइंड आउट किया था यहाँ पर। तो टोटल फ्लोट फाइंड आउट करने के बाद उन एक्टिविटीज़ जिनका फ्लोट 0 आया है उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल हैं? एक्टिविटीज़ 1 2 2 4 4 5 एंड 5 6 आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज दे हैव 0 फ्लोट। अब इनको कनेक्ट करने वाला जो पाथ होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारा? बनेगा हमारा 1 2 2 2 2 4 4 2 5 5 2 6। तो ये हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मेथड का यूज़ करके क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखा। तो फर्स्ट मेथड से क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमें एक नेटवर्क एनालिसिस टेबल कंपाइल करनी पड़ती है। इस टेबल में कुछ कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स में कैसे कैसे डाटा हम फाइंड आउट करते हैं। और फाइंड आउट करने के बाद जो टोटल फ्लोट है, जिन एक्टिविटीज़ का टोटल फ्लोट 0 आता है उन एक्टिविटीज़ को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कंसिडर करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करने वाला पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। तो अब देखते हैं हम मेथड 2। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड मेथड से क्रिटिकल मेथड फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है। सेकेंड मेथड में ये कुछ रूल्स हैं। जो एक्टिविटी इन 3 रूल्स को फॉलो करती हैं उन्हें हम क्रिटिकल एक्टिविटी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। फर्स्ट रूल है E इज़ इक्वल टू L फॉर द टेल इवेंट। तो वो एक्टिविटीज़ जिनके टेल इवेंट की E और L वैल्यू इक्वल हो। E मीन्स अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट और L मीन्स लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट। तो वो एक्टिविटीज़ जिनके टेल इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम इक्वल हो। और सेकंड कंडीशन है कि उस एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है उसकी भी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू इक्वल हो। और थर्ड कंडीशन है कि जो एक्टिविटी है उसके टेल और हेड इवेंट के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम का जो डिफरेंस है वो एक्टिविटी के ड्यूरेशन के इक्वल है। तो वो एक्टिविटीज़ जो इन 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करती हैं उन्हें हम क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। तो चेक कर लेते हैं, जो नेटवर्क डायग्राम है उसमें हमने जितने भी इवेंट्स हैं उन इवेंट्स की जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की जो वैल्यूज़ आई थी उसको हमने नोट्स के अलॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी ए की। एक्टिविटी ए का टेल इवेंट है 1 और हेड इवेंट है 2। एक्टिविटी ए के टेल इवेंट के लिए ई और एल की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं और एक्टिविटी जो ए है उसके हेड इवेंट के लिए भी ई और एल की वैल्यूज़ इक्वल हैं। मीन्स 2 कंडीशंस फुलफ़िल हो चुकी हैं। थर्ड कंडीशन है कि जो एक्टिविटी है उसके टेल और हेड इवेंट की जो अर्लीस्ट और लेटेस्ट अकरेंस टाइम का डिफरेंस है वो एक्टिविटी ड्यूरेशन के इक्वल आ जाए। तो एक्टिविटी ए का टेल और हेड इवेंट 1 और 2 है, तो इनके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम को हमने इनका जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है वो हमने ऊपर रिकॉर्ड किया था और जो नीचे वाली वैल्यू है वो इनके लेटेस्ट अकरेंस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का डिफरेंस देख लेते हैं पहले। 8 - 0 8 आ रहा है और इस एक्टिविटी के जो टेल और हेड इवेंट है 1 और 2, इन दोनों इवेंट्स की जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू है वो भी क्या आ रही है, उसका डिफरेंस भी 8 ही आ रहा है। 8 - 0 8। और ये किसके इक्वल भी है, इस एक्टिविटी ए के ड्यूरेशन के इक्वल भी है। तो ये जो एक्टिविटी ए है वो तीनों कंडीशंस फुलफ़िल कर रही है, तो हम इस एक्टिविटी ए को क्या कंसिडर कर लेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी ए है हमारी एक ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी क्रिटिकल एक्टिविटी। सिमिलरली एक्टिविटी बी की बात अगर करें, बी एक्टिविटी का जो टेल इवेंट है वो है इवेंट नंबर 1 और हेड इवेंट है इवेंट नंबर 4। तो टेल इवेंट की जो ई और एल वैल्यू इक्वल है, सिमिलरली हेड इवेंट जो 4 है उसकी भी टेल ई और एल वैल्यूज़ इक्वल हैं। थर्ड कंडीशन होती है कि इसका जो डिफरेंस है, मतलब जो टेल और हेड इवेंट है उनकी ई आई और एल जे वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो एक्टिविटी की ड्यूरेशन के इक्वल होना है। तो 18 - 0 18, 18 - 0 18 इक्वल आ रहा है, बट
ये जो डिफरेंस है ये ड्यूरेशन के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन है 10 डेज़। तो जो एक्टिविटी बी है वो तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही है, इसलिए जो एक्टिविटी बी होगी वो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। इसी तरीके से हम सारी एक्टिविटीज़ के लिए इन 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। वो एक्टिविटी जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल करेगी वो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, और जो इन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को फुलफ़िल ना करे उसको हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कंसिडर करेंगे। प्रोजेक्ट की क्रिटिकल एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के बाद उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करने वाला जो पाथ होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो इस तरीके से हम सेकंड मेथड का यूज़ करके प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो क्रिटिकल पाथ है वो है हमारा 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6। मीन्स एक्टिविटी ए, डी, एफ और आई जो एक्टिविटीज़ हैं ये 4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन 3 कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही हैं। तो ये था सेकंड मेथड से प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना। लास्ट है मेथड 3 से हम प्रोजेक्ट को, और ये इस मेथड से हम कैसे प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी पॉसिबल पाथ, वेरियस जो पाथ होते हैं उनका ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं, और जिस पाथ का ड्यूरेशन मैक्सिमम होता है वही हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। पहले हम पाथ की बात कर लेते हैं। एक पाथ हमें दिख रहा है 1 to 2, 2 to 6। दूसरा पाथ हमें दिख रहा है 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6। एक पाथ हो सकता है 1 to 2, 2 to 5, 5 to 4, 4 to 6। एक हो सकता है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6। इस तरीके से हम वेरियस पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर फाइंडिंग ऑल दिस पॉसिबल पाथ हम इन पाथ्स का ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। तो ड्यूरेशन कैसे फाइंड करते हैं, सपोज फर्स्ट पाथ जो है 1 to 2, 2 to 6, 1 to 2, 2 to 6। तो 1 to 2 जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन 8 है, और 2 to 6 एक्टिविटी का ड्यूरेशन 16 है। तो 8 + 16 24। तो ये फर्स्ट वाला जो पाथ है 1 to 2, 2 to 6 उसका ड्यूरेशन आ गया। सिमिलरली सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ इन पाथ्स के, इन डिफरेंट वेरियस पाथ्स के लिए हम ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे, और वो पाथ जिसका ड्यूरेशन मैक्सिमम होगा, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ को ही हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो ये तो था थर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या क्या किया, फर्स्ट हमने जो प्रोजेक्ट था उसका नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया। सेकेंड हमने क्या किया, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क डायग्राम प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया, और प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया। क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने जो नेटवर्क डायग्राम था उसकी सभी इवेंट्स का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट किया बाय यूजिंग फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड। और सभी इवेंट्स के जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम की जो वैल्यू आई उन्हें उन इवेंट्स के अलॉन्ग रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट फिर हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया, जिसके लिए 3 मेथड हैं। आप कोई भी एक मेथड का यूज़ करके क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन फाइंड करना होता है। ड्यूरेशन कैसे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पाथ में जो इन्वॉल्व होने वाली क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन का सम करके हम क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो ही हमारे प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है। नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड प्रॉब्लम अंडर CPM मेथड, and the problem is the utility data for a network are given below. Determine the total free, independent and interfering floats and identify the critical path. इस प्रॉब्लम में हमें प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ और उनका ड्यूरेशन गिवन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसकी हेल्प से हमें प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ का टोटल फ्री, इंडिपेंडेंट और इंटरफेरिंग फ्लोट डिटरमाइन करना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ CPM नेटवर्क, मींस गिवन प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना। तो गिवन प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जो गिवन एक्टिविटीज़ हैं उसमें फर्स्ट एक्टिविटी हमें गिवन है 0 to 1। 0 to 1 उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करिए जिसका टेल इवेंट 0 है और हेड इवेंट 1 है। सो 0-1 एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो इन दिस डायग्राम, and the duration of this activity is given 2, so we can write the duration of this activity here. Similarly our next activity is 1 to 2, so 1, 2 activity is represented by this arrow in this network diagram.
and the duration of this activity is given 8, so we write it here. And our next activity is 1 2 3. So 1 2 3 is the activity whose tail event is 1 and head event is 3, and 1 3 activity is represented by this arrow in this diagram, and the duration of this activity is 10. Next activity is 2 to 4. So 2 to 4 activity is represented by this arrow in this diagram, and the duration of this activity is 6. Our next activity is 2 to 5. So 2 to 5 activity is represented by this arrow, and the duration of this activity is 3. Next activity is 3 to 4, 3 to 6. 3 to 4 and 3 to 6. So 3 to 4 activity is represented by this arrow, and 3 to 6 activity is represented by this arrow, and the duration of these activities are 3 and 7 respectively. Next activities are 4 to 7, 5 to 7 and 6 to 7. So 4 to 7 activity is represented by this arrow in this diagram, 5 to 7 is represented by this arrow, and 6 to 7 is represented by this arrow, and the duration of these activities are 5, 2 and 8 respectively. So in this way we have constructed the network diagram of the given project. तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में हमने गिवन प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया. सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2. इन दिस स्टेप we will find the earliest occurrence time and latest occurrence time of all the events in the network by using forward pass computation and backward pass computation respectively. तो इस स्टेप में हम जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स हैं, 0 1 2 3 अप टू 7, इन सभी इवेंट्स का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम बाय यूजिंग फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और लेटेस्ट अकरेंस टाइम बाय यूजिंग बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे. तो फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में हमने एक रूल पढ़ा था कि जो नेटवर्क डायग्राम का इनिशियल इवेंट होता है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम हमेशा 0 होता है. इस नेटवर्क डायग्राम में जो हमारा इनिशियल इवेंट है वो इवेंट नंबर 0. सो इवेंट नंबर 0 के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू मीन्स E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. बाकी जितने भी रिमेनिंग इवेंट्स हैं का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है EJ इज इक्वल टू EI प्लस DIJ. तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सभी इवेंट्स का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, और इस बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम सभी इवेंट्स का लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट करेंगे. इसमें भी हमने एक रूल पढ़ा था कि जो नेटवर्क डायग्राम होता है उसके टर्मिनल इवेंट का लेटेस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू उसके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू के इक्वल होती है. तो जो हमारा नेटवर्क है उसका टर्मिनल इवेंट है इवेंट नंबर 7. सो इवेंट नंबर 7 के लेटेस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू मीन्स L7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इवेंट 7 के अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू के इक्वल मीन्स E7 के इक्वल. सो L7 इज इक्वल टू E7, और E7 हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, दैट इज़ 27. सो L7 भी कितना हो जाएगा, 27. और बाकी जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं उनका लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट करेंगे हम किस फॉर्मूले का यूज़ करके, Li इज इक्वल टू LJ माइनस DI का यूज़ करके. तो प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने देखा कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सभी इवेंट्स का लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट करते हैं. तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, सभी इवेंट्स का नेटवर्क डायग्राम में जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी इवेंट्स का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट किया. नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं हम. स्टेप नंबर 3. So this is our step number. So this is our step number 3. So in step number 3, we will find the value of total flow, free and independent and interfering flow project activities. So उसके लिए अब हम एक नेटवर्क एनालिसिस टेबल कंपाइल्ड कर लेते हैं. इस टेबल में कॉलम्स कुछ इस तरीके से रहेंगे. फर्स्ट कॉलम होगा एक्टिविटीज़ के लिए, सेकेंड उन एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन के लिए, थर्ड कॉलम होगा एक्टिविटीज़ के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए,
फोर्थ कॉलम रहेगा एक्टिविटीज़ के लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के लिए, फिफ्थ कॉलम रहेगा एक्टिविटीज़ के अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए, सिक्स्थ कॉलम रहेगा एक्टिविटीज़ के लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए, सेवेंथ कॉलम रहेगा एक्टिविटीज़ के टोटल फ्लोट के लिए, नेक्स्ट कॉलम रहेगा एक्टिविटीज़ के फ्री फ्लोट के लिए, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए, एंड द लास्ट कॉलम विल बी फॉर इंटरफेरिंग फ्लोट्स ऑफ द एक्टिविटीज़। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इन डिफरेंट कॉलम्स में हम डाटा कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टू कॉलम्स है एक्टिविटी और ड्यूरेशन, वो हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है। प्रॉब्लम में हमें एक्टिविटीज़ और उनका ड्यूरेशन गिवन है, सो इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में राइट डाउन कर देंगे एक्टिविटीज़ और उनके ड्यूरेशन को। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसके इक्वल होता है, उन एक्टिविटीज़ के टेल इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल। मीन्स जो एक्टिविटी आई जे है उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम मीन्स ई एस आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई आई के इक्वल, उस एक्टिविटी के टेल इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम दैट इज़ ई आई के इक्वल। सो ई एस किसके इक्वल हो जाएगा, ई आई के इक्वल। और हम सभी इवेंट्स का ई आई वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो मीन्स जो थर्ड कॉलम का डाटा है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको जस्ट हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एक्टिविटी है 0 to 1, इस एक्टिविटी का जो टेल इवेंट है 0, उस टेल इवेंट की अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम की वैल्यू मीन्स E0 की वैल्यू हमारे पास है 0। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है 0-1 उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा 0। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1 to 2, 1 to 2 एक्टिविटी का टेल इवेंट है 1, तो जो 1 इवेंट है उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम है 2। सो 1 to 2 एक्टिविटी जो है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम सभी एक्टिविटीज़ का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका लेटेस्ट फिनिश टाइम किसके इक्वल होता है, उन एक्टिविटीज़ के हेड इवेंट के लेटेस्ट सेकंड्स टाइम के इक्वल। सपोज़ कोई एक्टिविटी आई जे है, तो उस एक्टिविटी आई जे का लेटेस्ट फिनिश टाइम मीन्स LFIJ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, उस एक्टिविटी आई जे हेड इवेंट मीन्स जेथ इवेंट का जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम होगा मीन्स LJ के इक्वल। सो एक्टिविटी आई जे जो है उसके LFIJ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, LJ के इक्वल। तो स्टेप 2 में हम ऑलरेडी सभी इवेंट्स का लेटेस्ट अक्रेंस टाइम फाइंड आउट कर चुके हैं। मीन्स इस कॉलम के लिए भी हमारे पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल 0-1 जो फर्स्ट एक्टिविटी है 0-1, उस एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है वो है इवेंट नंबर 1, और इवेंट नंबर 1 के लिए लेटेस्ट अक्रेंस टाइम की वैल्यू है 2। सो 0-1 एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 2। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है 1 to 2, तो 1 to 2 एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है वो है इवेंट नंबर 2, और इवेंट नंबर 2 के लिए लेटेस्ट अक्रेंस टाइम मीन्स L2 की वैल्यू है 16। सो इस 1-2 एक्टिविटी का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा वो भी कितना हो जाएगा 16। तो इसी तरीके से आप सभी एक्टिविटीज़ का लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्टिविटीज़ के लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मीन्स LSIJ के लिए। तो एक्टिविटी के लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है LJ - DIJ। LJ हमारे पास अवेलेबल है, DIJ मीन्स ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी IJ वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इन टू वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, हमारी एक्टिविटीज़ का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एक्टिविटी है 0 to 1, उसके लिए LJ की वैल्यू है 2 और DIJ है 2, सो 2 - 2 इज़ 0। नेक्स्ट एक्टिविटी 1-2 के लिए LJ की वैल्यू है 16 और DIJ की वैल्यू है 8, तो इसका जो डिफरेंस है LJ - DIJ वो कितना हो जाएगा 16 - 8 दैट इज़ 8। तो इसी तरीके से हम सभी एक्टिविटीज़ के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्टिविटीज़ की अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए। तो एक्टिविटीज़ के अर्लीस्ट फिनिश टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है EI + DIJ। सो EI हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है थर्ड कॉलम में, और DIJ हमारे पास अवेलेबल है सेकंड कॉलम में। सो इन दोनों का जो सम होगा वही क्या होगा, एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम।
फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 जो एक्टिविटी है 0 1 उसके लिए EI है 0 and DIJ है 2, so 2 + 0 is 2. सिमिलरली फॉर 1 to 2 एक्टिविटी के लिए EI है 2, DIJ है 8, so 8 + 2 is 10, तो EFIJ हो गया 10. तो इस तरीके से हम सभी एक्टिविटीज़ के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्दर हम प्रोसीड करते हैं फ्लोट्स की तरफ. तो फर्स्ट जो फ्लोट है हमारा वो है टोटल फ्लोट. टोटल फ्लोट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है LS - ES. मीन्स किसी भी एक्टिविटी का जो टोटल फ्लोट है वो किसके इक्वल होता है, उस एक्टिविटी के लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के डिफरेंस के इक्वल. सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है. तो इन 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस आएगा वही एक्टिविटी के टोटल फ्लोट के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एक्टिविटी है 0 to 1 उसके लिए LS है 0 और ES है 0, सो 0 - 0 इज़ 0. फॉर सेकेंड एक्टिविटी LS है 8 और ES की वैल्यू है 2, सो 8 - 2 इज़ 6. तो इस तरीके से हम सभी एक्टिविटीज़ के लिए टोटल फ्लोट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेयरिंग फ्लोट की. तो यहाँ हमने फ्री फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के फॉर्मूले राइट डाउन किए हैं. फ्लोट के लिए फॉर्मूला है EJ - EI - DIJ. तो इस टेबल में EI हमारे पास अवेलेबल है, DIJ हमारे पास अवेलेबल है, बट EJ अवेलेबल नहीं है. तो EJ हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, अपने नेटवर्क डायग्राम से. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एक्टिविटी है 0 to 1, अगर उसके लिए हमें फ्री फ्लोट फाइंड आउट करना है तो फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे हम, EJ - EI - DIJ. तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है 0 to 1 उसका जो हेड इवेंट है वो 1 है और 1 इवेंट की जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम की वैल्यू है वो है E1. E1 की वैल्यू है 2, सो EJ कितना हो जाएगा इस एक्टिविटी के लिए 2 और EI है 0 और EI है 0, DIJ है 2, सो 2 - 0 - 2 इज़ 0. सिमिलरली जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 1 to 2 उस एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है वो 2 है. तो इस 2 इवेंट नंबर 2 का जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है मीन्स E2 की वैल्यू है हमारे पास 10 और EI की वैल्यू 2 है, मीन्स E1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, DIJ की वैल्यू 8 है. सो 10 - 2 - 8 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम सभी एक्टिविटीज़ के लिए फ्री फ्लोट फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए फॉर्मूला है EJ - LI - DIJ. तो इन 3 वैल्यूज़ में से DIJ हमारे पास इस टेबल में अवेलेबल है. बाकी जो 2 रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं EJ और LI वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कहाँ से, अपने इस नेटवर्क डायग्राम से देखकर. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्टिविटी की अगर हम बात करें 0 1 जो एक्टिविटी है उसके लिए इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा E1 - L0 - D1 2. E1 - L0, सो E1 है हमारे पास 2 एंड L0 है हमारे पास 0. 2 - 0 इज़ 2 एंड जो ड्यूरेशन है वो है 2, सो 2 - 2 इज़ 0. तो इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू आ गई 0. सिमिलरली हम बाकी सभी एक्टिविटीज़ के लिए इंडिपेंडेंट फ्लोट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट की. इंटरफेयरिंग फ्लोट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट. सो टोटल फ्लोट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और फ्री फ्लोट भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं एक्टिविटीज़ का. तो टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, एक्टिविटीज़ के इंटरफेयरिंग फ्लोट के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्टिविटी की अगर बात करें, फर्स्ट एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट 0 है, फ्री फ्लोट भी 0 है, तो 0 - 0 इंटरफेयरिंग फ्लोट भी कितना आ जाएगा 0. फॉर सेकेंड एक्टिविटी टोटल फ्लोट इज 6, फ्री फ्लोट इज 0, तो 6 - 0 इज 6, तो इंटरफेयरिंग फ्लोट की वैल्यू आ गई फॉर सेकेंड एक्टिविटी 6. तो इस तरीके से हम सभी एक्टिविटीज़ के लिए इंटरफेयरिंग फ्लोट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें हमें क्या क्या डिटरमाइन करना था, एक्टिविटीज़ का टोटल, फ्री, इंडिपेंडेंट और इंटरफेयरिंग फ्लोट जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ. साथ ही हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का क्रिटिकल
पाथ फाइंड आउट करना है। भी प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पाथ है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का सेट होता है, और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए टोटल फ्लोट क्या होता है, मीन्स रिलैक्सेशन टाइम जिनके लिए क्या हो, ज़ीरो हो, तो उन एक्टिविटीज़ को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किन एक्टिविटीज़ के लिए टोटल फ्लोट की वैल्यू ज़ीरो आई है। तो इस फर्स्ट 0 to 1 एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट ज़ीरो आया है, 1 to 3 एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट ज़ीरो आया है, और 3 to 6 एक्टिविटी के लिए भी टोटल फ्लोट की वैल्यू ज़ीरो आई है, और जो 6 to 7 एक्टिविटीज़ के लिए भी टोटल फ्लोट की वैल्यू ज़ीरो आई है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है जिनके लिए टोटल फ्लोट की वैल्यू ज़ीरो आई है उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलेंगे, और इन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का जो सेट होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होगी, 0 to 1, 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 7। तो इन एक्टिविटीज़ का जो सेट होगा वो होगा 0 to 1, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 7। ये जो पाथ है ये हमारा कैसा पाथ आ गया, क्रिटिकल पाथ। और अगर हमें प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन भी फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते हैं, इस क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ड्यूरेशन का सम करके। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है 0 to 1 उसका ड्यूरेशन हमें कितना गिवन है, 0 to 1 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 2, 1 to 3 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 10, तो 2 + 10 12, 3 to 6 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 7, 12 + 7 19, और 6 to 7 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 8, तो 19 + 8 27। तो जो क्रिटिकल पाथ है उसका ड्यूरेशन कितना आ गया, 27, और ये 27 जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा। तो आई होप आपको क्रिटिकल पाथ मेथड पर बेस्ड ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। थैंक यू।